गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के तहत हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। कल हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पे एक के बाद एक 5 वंशों ने शासन किया। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम जो शासक होगा वो होगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी को पढ़ेंगे, लोधी वंश को पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में लगभग 200 शासकों ने राज किया होगा, 200 के लगभग। लेकिन उसमें से एकमात्र शासक जिसकी युद्ध स्थल पे मृत्यु हुई है वो कौन है? इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी, जिसकी युद्ध स्थल पर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हाथी के ओहदे से गिर गया था और वही उसकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोधी। सल्तनत की स्थापना 1206 में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? तुर्क था। कौन था ये? तुर्क था, मामलुक वंश का था। दिल्ली सल्तनत का इसे संस्थापक भी माना जाता है। महमूद गोरी का ये दास था। 1208 ईस्वी में इसे दास्ता का मुक्ति प्रमाण पत्र मिला था गजनी के खलीफा की ओर से। और चूंकि ये दास था, ज्यादा समय शासन भी नहीं किया, तो इसने सुल्तान जैसी इसने कोई उपाधि धारण नहीं की। सिर्फ सिपा सालार और मलिक। कौन सी उपाधि इसकी? हाँ। कौन सी? नहीं, ये तो अलग से है। मलिक और सिपह सालार जैसे उपाधियों से इसने शासन किया। लोगों ने इसे क्या कहा? लोगों ने इसे कहा हातिम ताई द्वितीय। हातिम ताई द्वितीय, लाख बख्श। और एक और उपाधि दी थी कुरान खान। ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी। कुरान खान किसकी उपाधि थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान, कुरान पढ़ते रहता था इसलिए इसे कुरान खान की उपाधि भी दी गई थी। ठीक, क्या पढ़ा? इसकी समस्याएं क्या थी? यालदोज, कुबाचा, अलीमर्दान। ये समस्या थी। यालदोज, कुबाचा, अलीमर्दान और हिंदू शासकों की समस्या, ये समस्याएं थी। और इन्होंने इनका निराकरण भी व्यवस्थित तरीके से, लेकिन खत्म किया क्या अपने दुश्मनों को? नहीं। फिर बाद में 1208 में लाहौर में पोलो, वर्तमान में पोलो बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे इसे? चौगान खेलते समय घोड़े से ये गिर गए, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। कहां पर? लाहौर में। अब आराम शाह जो इनका पुत्र था, उसे आनन फानन में गद्दी पर बैठा दिया गया। ये तो ने दिल्ली पर राज तो किया, लेकिन दिल्ली से नहीं किया। कहां से किया? लाहौर से। इनकी राजधानी कहां पर थी? लाहौर में थी। आराम शाह को दिल्ली की, लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जो सरदार थे, सिपह सलाहकार जिसे कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनके साथ में मिलकर उसका खुद का जो गुलाम था और उसका दामाद भी था, गुलाम भी था और दामाद भी था, कौन? इल्तुतमिश। इसके द्वारा विद्रोह किया गया और दिल्ली के पास में एक युद्ध हुआ। नाम क्या था उसका? जुद का युद्ध। जुद का युद्ध किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। बहुत ही अच्छा पढ़ता है अब तो। और कब हुआ? नहीं, 1230 में कैसे हुआ? 1211 ईस्वी में। 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। मैंने 8 बोल दिए थे क्या अभी? 1210 में उसकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद आराम शाह को शासक बनाया गया। लगभग 8 माह तक उसने शासन किया और जुद के युद्ध में इल्तुतमिश ने उसे पराजित किया और शासन सत्ता सौंपी। ये भी पढ़ा अपन ने कि ये गुलामों का गुलाम था। महमूद गोरी का गुलाम, महमूद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। बहुत ही सुंदर था। ये बड़े भाई ने इसको बेच दिया था। तो अब चूंकि खोखरों का जो विद्रोह हुआ था
उसमें इल्तुतमिश ने 1206 में बड़ी अदम्य साहस का परिचय दिया था, तो इसे पहले ही गुलामी से मुक्त कर दिया था 1206 में ही। अब रही बात, ये इसका शासनकाल लंबा है 1236 तक, 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल है। अच्छा समय मिला है इसको, तो इसको प्लानिंग करने का अच्छा मौका मिल गया। तो इसने सोचा कि साला विद्रोह कौन करता है, अपने ही लोग, तो क्या किया जाए, एक ऐसा दल बना लिया जाए कि कोई विद्रोही ना। तो उसने दल चालीसा का गठन किया, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्क सरदारों का ये दल था, जो उन्हीं के जैसे सोचने वाले लोग थे, उन्हीं के मतलब धर्म को मानने वाले लोग थे। तो अब डर इसको खत्म हो गया, तुर्कान ए चहलगामी। और एक क्या शुरू किया इसने, एकता प्रणाली शुरू कर दी। एकता प्रणाली के तहत क्या होता था, वेतन के बदले में वो भूमि दे देता था। एकता मतलब भूमि का भूखंड होता था जो वेतन के बदले दिया जाता था, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं था, बल्कि केंद्रीय नियंत्रण उसके ऊपर होता था। एकता प्रणाली की इसने शुरुआत की ताकि खजाना भी इनको ज्यादा न देना पड़े, पैसे भी बचे और इनका काम भी हो जाए। तो एकता प्रणाली की शुरुआत की 1228-29 में इन्होंने क्या किया, इनको सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई, सुल्तान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ खलीफा से, बगदादी खलीफा से। अब इनको प्रमाण पत्र मिल गया तो ये सुल्तान बन गए, और इन्होंने राजधानी भी लाहौर से कहा स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली। तो एक तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है इसे, सल्तनत का प्रथम सुल्तान इन्हें कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। लेकिन अब चूंकि ये सुल्तान बन गया या इसने अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिनके ऊपर वैवाहिक संबंध, मित्रतापूर्ण संबंधों के माध्यम से जिन दुश्मनों को उसने कंट्रोल करके रखा था, अब क्या हो गए, वो तैयार हो गए लड़ने के लिए। जैसे याल्दोज है, कुबाचा है, अली मर्दा, ये तैयार थे। तो अब इनको निपटना बहुत जरूरी था। तो इसने नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध का शासक था, इसको इसने पराजित किया। इसी प्रकार अन्य शत्रुओं को इसने नष्ट किया, जाने लगता है। ठीक, इसके बाद अब इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ, यहां से हमें आज पढ़ना है। इल्तुतमिश से आगे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से मैंने बोला था, रजिया सुल्तान हमें पढ़ना है, और रजिया सुल्तान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ये नाम ऐसे हैं जिनके संबंध में क्वेश्चन बनता है तो सबका गलत हो जाता है। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना, तो बच्चा जानता है रजिया सुल्तान, लेकिन इसके बारे में भूल जाते हैं। कौन है, रुकनुद्दीन फिरोज। ये क्वेश्चन जैसे एक बार पूछ लिया था, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, मेरे ख्याल से 13 या 14 के 15 के पीएससी में पूछा था, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। किसी को नहीं पता था, क्योंकि शेरशाह कोई पढ़ते हैं, इतना अच्छा ओरा उनका कि उनके अगल बगल में कोई रहे तो दिखता भी नहीं है। शेरशाह इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, तो कुछ समझ में नहीं आता। इस्लाम शाह कौन था उसका उत्तराधिकारी, इस्लाम शाह। तो ऐसे इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी उसने किसे घोषित किया, तो रजिया को। लेकिन शासक सुल्तान बना कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। मां शाह तुर्कान, यहां एक बड़ी समस्या इनके सामने। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, 37 भी नहीं करना, 1236 पर्याप्त है इसके लिए, है ना? तो मां शाह तुर्कान का विशेष प्रभाव, मां शाह तुर्कान का विशेष प्रभाव, इनकी जो माताजी थी
इनका शासन प्रणाली पर बहुत अधिक रक्त और लोह की नीति जो बोलते हैं, शुरुआत इन्होंने ही कर दी थी। इनका काम था सिर्फ सिर्फ दुश्मनों को खत्म करना। और इससे क्या हो गया, वो जो चालीसा दल के सदस्य थे वो तो परेशान थे ही, लेकिन अन्य जो भी सरदार वगैरह थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि साला कल हमारा भी नंबर लग सकता है, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, या नीति की तो बात ही नहीं होती, एक तरीके की अराजकता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो उनका विरोध करने लग गए। और दूसरी बात, इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ते हैं तो इन्होंने जो है वंशानुगत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन भी बनता है, दिल्ली सल्तनत में किसने वंशानुगत शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो इल्तुतमिश ने, क्योंकि अपने जीवन काल में ही उसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसको? रजिया को। उसके जो सिक्के बनते थे उसके ऊपर रजिया का फोटो होता था। तो ये तो था कि भाई अब उत्तराधिकार का उन्होंने घोषित कर दिया, और साथ ही ये भी कि उन्हीं के वंश के होंगे। तो अब रजिया को पता था कि इनके बाद तो मैं ही सुल्तान बनने वाली हूँ, लेकिन उसे नहीं बनाया गया। तो वो भी अपना मतलब गेम प्लान उसके दिमाग में भी चल रहा था कि कैसे मुझे सुल्तान बनना है। तो इस कारण ये दोनों समस्या है। तो एक माँ, उसकी माँ रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान और रजिया सुल्तान, ये दोनों का विरोध उनको करना पड़ा। माँ शाह तुर्कान महत्वाकांक्षी एवं निर्दयी महिला बर्बरता के कारण राज्य में अराजकता की स्थिति, परिणाम स्वरूप जन समूह ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को अपदस्थ कर दिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया सुल्तान, और इसका शासनकाल पढ़ेंगे हम 1236 से 1240। 1236 से 1240। देखो वहां महत्वपूर्ण अंग था शासन का तुर्कान ये चहलगामी ने इसका सहयोग किया क्या? नहीं, आम जनता ने किया। तो इसका मतलब है कि तुर्कान चहलगामी रजिया का विरोधी था। रजिया को सहयोग करेगा क्या वो? नहीं। अब सीधा सा क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान जो है वो सुल्तान बनी, उसकी समस्या क्या थी? ये मेंस का क्वेश्चन है। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी उसकी? जी, महिला शादी का जिसका विरोध। बहुत ही बढ़िया उत्तर। उसकी पहली समस्या थी उसका महिला होना। पहली समस्या क्या थी? उसका महिला होना। मध्यकाल जिसे यूरोप में अंधकार का युग कहते हैं, एक तरीके नहीं, यूरोप में तो पुनर्जागरण हो गया था, और उस समय इधर एशियाई देशों में क्या था? अंधकार का युग। अंधकार का युग किसे कहते हैं? जब समाज जो है रूढ़ियों में जकड़ा हुआ हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बगैर परंपराओं के आधार पर चल रहा, तो उसे क्या बोलते हैं? अंधकार का युग। जैसे उसमें यूरोप की बात करें, उससे पहले की बात कर रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में। 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि पहले बार जो परंपरा थी, जो भूगोल के बारे में जानकारी थी, तो ये था। और पोप जो है वो उसका समर्थन करता था उस बात का, क्या कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और अन्य आकाशीय पिंड उसके चक्कर लगाते हैं। ये पहले की धारणा थी।
ये धारणा थी। फिर कोपरनिकस और अन्य जो एस्ट्रोनॉट हुए हैं, इन्होंने क्या बता दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने भी बताया। तो अब हम पढ़ोगे ना गैलीलियो के बारे में, उनको सजा दी गई है इसके विषय में, पोप के द्वारा सजा दी गई है उनको। तो ये अंधकार का युग बोलेंगे, जहाँ सच्चाई को लोग बाग स्वीकार ही नहीं करते और ऐसे जो रूढ़िवादी था उसमें जकड़े हुए थे। तो ऐसी परंपराएं उस समय इधर थी। अब वहां तो जन जागृति आ गई, पुनर्जागरण वहां पर हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं आया था वो। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ थी समस्या पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। फिर महिलाओं के सामने कौन सलाम करेगा? भाई सुल्तान है तो उसे झुकना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। तो महिला के सामने झुके, ये उनके अंदर अकड़। तो ये उसका कारण था। असफलता का मुख्य कारण क्या था? उसका महिला बोध। अब किसी से भी सहयोग भी लेते हैं तो उनका उद्देश्य कुछ अलग, उनका उद्देश्य कुछ अलग। तो सबसे पहली समस्या थी उसकी, समस्याएं लिखेंगे हम इनकी समस्याएं। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो एक महिला होना, महिला होना। दूसरा है इल्तुतमिश की अन्य पुत्रों की समस्या या पुत्रों द्वारा विरोध, पुत्रों द्वारा विरोध। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज जिसे पढ़ा ना, ये उसका सबसे छोटा पुत्र था और इससे बड़े पुत्र भी थे जो सुल्तान बनने का सपना देख रहे थे। अब रजिया ने, उसके बाद में रजिया ने नंबर लगा दिया, तो उनको तो लगा ना कहीं गड़बड़ है, हमारा हक इसमें मारा जा रहा है। तो इल्तुतमिश के पुत्रों का विरोध, राजपूतों का विरोध, राजपूतों का विरोध। राजपूतों में भी यही समस्या है, पर्दा प्रथा ये वो सब थे उस समय, उनके द्वारा भी विरोध किया गया। एक तो हम मुस्लिम हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अब मुस्लिम महिला हमारे ऊपर शासन करे तो और ज्यादा अपमान। फिर है तुर्क सरदारों का विरोध, तुर्क सरदारों का विरोध, तुर्क सरदारों का विरोध। तुर्क सरदार मतलब तुर्कान ए चलदा। अब ये जो थे, अब सुल्तान का पद ऊंचा हो गया, उनकी कुर्सी बड़ी हो गई और ये जो तुर्क सरदार है अब उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उन्होंने भी विरोध किया, भाई हम सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन एक महिला के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक उनकी समस्या थी। अब इनके समय के विद्रोह देखते हैं। विद्रोह किसके किसके द्वारा किया गया? रजिया के सिंहासन पर बैठने के बाद, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठने के बाद उसे दिल्ली के तुर्क अमीर निजामुल मुल्क जुनैदी, ये महत्वपूर्ण, ये सबसे बड़ा कट्टर विरोधी था उसका। निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, मलिक सैफुद्दीन कुची, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खान आदि के विद्रोह का सामना करना पड़ा।
विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो सबसे बड़ा विरोधी कौन था उसका? निजाम उल मुल्क जुनैदी। इसको अलग अलग लिखते हैं तो निजाम उल मुल्क जुनैदी, निजाम उल मुल्क जुनैदी। इसका दो और नाम पढ़ेंगे अपन इसमें, एक अल्तुनिया के बारे में पढ़ेंगे और एक याकूत के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, अल्तुनिया और याकूत। और तीसरा नाम कौन सा? निजाम उल मुल्क जुनैदी। लेकिन विद्रोह किसने किया? निजाम उल मुल्क जुनैदी ने। और ये तुर्क सरदारों में रहते हुए भी सबको भड़काने का काम ये कर रहा था। जबकि अल्तुनिया की बात करें तो दिल्ली में नहीं था, भटिंडा का सरदार था। भटिंडा, पंजाब का भटिंडा का तुर्क सरदार था, वो वहां से विरोध कर रहा था, लेकिन इन लोगों के उकसाने पर कर रहा था। मलिक याकूत की यदि हम बात करें तो ये इसका सलाहकार था। किसका? रजिया सुल्तान का। मलिक ए आकुर, मलिक ए आकुर था। अभी मत लिखो, अभी लिखवा रहा हूं मैं पूरा। मलिक ए आकुर मतलब अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। तो ये जो था, एक तो अफवाह फैलाता था, हकीकत भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है। अब मलिक ये आकुर है, अश्वशाला का प्रधान है, और चूंकि ये महिला है रजिया सुल्तान, और इसको वो घुड़सवारी सिखाता था, घुड़सवारी सिखाता था। जैसे उसका हाथ पकड़ना, उसको घोड़े पे बैठाना, ये काम वो करता था। तो एक तरीके की अफवाह भी फैलाई गई, हकीकत भी हो सकती है कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। किसके साथ में? याकूत, मलिक याकूत के साथ में। और अल्तुनिया कौन है? भटिंडा का तुर्क सरदार, भटिंडा का तुर्क सरदार है। उसने वहां से विरोध किया, इन लोगों के कहने पर उसने वहां से विरोध किया। अब 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान कहाँ जाएगी? भटिंडा। काय के लिए? विद्रोह को दबाने के लिए। वहां एक युद्ध होगा, वहां एक युद्ध होगा, और उसमें किसकी पराजय होगी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की पराजय। किसके साथ में? अल्तुनिया के साथ में। कहां पर हुआ ये? भटिंडा में। और पराजय के बाद में समझौता होगा, और ये अल्तुनिया से विवाह कर लेगी। ये क्वेश्चन बना है, गलत हुआ है लोगों का, कि उसका जो प्रेम प्रसंग किससे चल रहा था? याकूत से। लेकिन विवाह किससे हुआ? अल्तुनिया से, जो कि उसका घोर विरोधी था। तो लोग स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते, और टिक काय पे लगा देते हैं? याकूत के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग अवसरवादी भी होते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। और फिर 1240 ईस्वी में कैथल के निकट, एक पॉइंट ये भी है, कैथल के निकट, कब? 1240 ईस्वी में कुछ लोगों द्वारा दोनों की हत्या कर दी, और रजिया सुल्तान का काम खत्म। ठीक, लिखेंगे। सुल्तान के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा को त्याग कर, पर्दा प्रथा को त्याग कर खुले मुंह दरबार में आने लगी, खुले मुंह दरबार में आने लगी। वेशभूषा बदल गई उसकी, है? कौन सी वेशभूषा थी? कुबा और कुलह, कुबा और कुलह धारण कर दरबार में आती। कुबा क्या होता है? कोट। और कुलह क्या होती है? टोपी। टोपी जैसे पुरुष जैसे ड्रेस पहनते थे ना, वैसी वो ड्रेस पहनती थी। कुबा और कुलह।
कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, विरोध का कारण एक ये भी है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां उनके द्वारा की गई। अब कौन सी नियुक्ति की गई उसे भी पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां तो लिखेंगे एतगीन, 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 एक याकूत, ये भी बताया मैंने, याकूत और एतगीन। एतगीन को अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, दूसरा क्या बताया मैंने, याकूत, याकूत को क्या बताया था, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर लिखेंगे। आमिर ए आखुर जलालुद्दीन याकूत को किस देश का रहने वाला था, याकूत जो है वो अबिसीनिया का रहने वाला था, अबिसीनिया। अच्छी हाइट वाइट है इसकी, बहुत अच्छी थी, लगभग 7 फीट के लगभग में। अमीर ए आखुर मतलब अश्वशाला का प्रमुख इसे नियुक्त किया था। एक विरोधी था कबीर खान, इसको लाहौर का इक्तादार, लाहौर का इक्तादार, कबीर खान लाहौर का इक्तादार। अल्तुनिया को, अल्तुनिया को तबर ए हिंद, तबर हिंद जिसे कहते हैं, तबर हिंद, वर्तमान में हम क्या कहते हैं, भटिंडा। कहां पर है ये, पंजाब में आता था। भटिंडा का या तबर हिंद का इक्तादार नियुक्त किया। तो उसने सोचा कि ये लोग यहीं एक साथ में रहते तो क्या करते, थोड़ा सा साजिशें करते हैं, तो इनको अलग अलग फैलाने की कोशिश की थी उसने। ये राजनीतिक कुशलता बोल सकते हैं उसकी, कि अलग अलग कर देंगे तो शायद ये षड्यंत्र न। क्लियर हो गई ये बात। उच्च पदों पर नियुक्ति, यहां से क्वेश्चन उठता है, बनता है, यही हमें याद करना होता है, कहानी कोई नहीं पूछता कहां किसको नियुक्त किया, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। आगे लिखेंगे 1240 ईस्वी में अल्तुनिया द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने तबर हिंद की ओर प्रस्थान किया, तबर हिंद की ओर प्रस्थान किया। आस्था कौन जाएगा उसके साथ में, जी याकूत जाएगा, याकूत जिसे उसने अपना मलिक ए आखुर नियुक्त किया था। तो लिखेंगे तबर हिंद की ओर प्रस्थान किया, लेकिन मार्ग में ही याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। अब खुश कौन होगा यहां पर, नेहा बताएगी खुश कौन होगा। कौन, नहीं अल्तुनिया तो ये सब कर ही रहा था, वो तो कर ही रहा था, लेकिन बिल्ली के भाग से छीके का टूटना, ऐसे हिंदी में कहावत की लोकोक्ति है,
बिल्ली के भाग से चीके का टूटना, और उसको क्या लगता है जो कुछ हो रहा है मेरे लिए ही हो रहा है, बिल्ली को ऐसा लगता है। तो अपन ने पढ़ा ना, इल्तुतमिश के और भी बच्चे थे और वो विरोध कर रहे थे कि काश रजिया सुल्तान नहीं होती तो हम ही सुल्तान होते, इसको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, कुकर फट जाए, कुछ हो जाए और इसकी डेथ हो जाए या जैसे भी हो, लेकिन ये हमारे रास्ते से हट जाए। अब क्या हुआ, उसका जो मित्र था याकूत, उसकी हत्या कर दी, रजिया को बंदी बना लिया। तो अब ऐसा लगा इन लोगों को कि अब तो रजिया सुल्तान का खेल खत्म हो गया, अकेले पड़ गई बेचारी, और अल्तुनिया है वो तो इसका विरोध कर ही रहा है। तो उसने तो अपने दिल्ली पर राज्यारोहण की तैयारी कर, किसने, इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र ने, बहराम शाह ने। वो बड़ा खुश हुआ बहराम शाह, अच्छा हुआ, जबकि सहयोग करना चाहिए था इसने, लेकिन नहीं। अब वहां थोड़ी सी समझदारी दिखाई, किसने, रजिया ने। वो तो गिरफ्तार तो कर ही लिया था, उसका बचने का कोई उपाय नहीं था, तो जो अस्त्र था उसका उन्होंने उपयोग किया और उससे जो अल्तुनिया है उसको अपने शादी का प्रस्ताव दिया और वो स्वीकार भी कर लिया उसने और विवाह कर लिया। लेकिन जब वो तैयारी कर रहे थे दिल्ली की ओर कूच करने की कि अब हम जाते हैं दिल्ली पे और अधिकार कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में ही इनकी हत्या करने की कथन लिखेंगे। रजिया की गिरफ्तारी की सूचना के बाद दिल्ली में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठाला गया। बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। इधर रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन कैथल के समीप दोनों की हत्या कर दी गई। क्लियर एकदम रजिया सुल्तान के बारे में। अब पतन के कारण लिखते हैं इसके पतन के कारण, तो वही जो उसकी समस्याएं थी वही पतन के कारण है। एक तो सुल्तान का स्त्री होना या महिला होना, उसकी निरंकुशता मतलब महिला है तो लोगों को ये लग रहा था तुरंत में भाई महिला है दब के काम करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने निरंकुश होकर शासन किया, किसी के दबाव में शासन नहीं किया। फिर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र, इसकी असफलता के कारण है रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र। इसको लिखना है, मेंस के क्वेश्चन है ये। एक तो सुल्तान का महिला होना या स्त्री होना, दूसरा उसकी निरंकुशता, तीसरा क्या बताया, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र। कौन रच रहा था षड्यंत्र? हमने एक नाम बताया शुरुआत में, निजाम उल मुल्क जुनैद। एक बताया अल्तुनिया और तीसरा बताया उसके भाई या इल्तुतमिश के अन्य पुत्र। ये षड्यंत्र कर रहे थे दरबार में उसके विरुद्ध। फिर विरोध और कौन कर रहा था? चालीसा दल द्वारा विरोध। और एक असफलता का कारण क्या हो सकता है? उसके द्वारा की गई नियुक्ति, तुर्क सरदारों की नियुक्ति। और सबसे ज्यादा विरोध किसका करते थे वो? याकूत का। तो ये कहाँ का है, अबिसिनिया का है, कहाँ से लाया और क्या किया और हमारे ऊपर थोप दिया, तो दूसरे लोग तो विरोध करेंगे। अब इनका चरित्र देखते हैं, मतलब इनकी विशेषताएं देखते हैं कि क्या ऐसा खास था जो रजिया सुल्तान को सब लोग जानते हैं।
तो फर्स्ट एवं आखिरी, पहली एवं आखिरी दिल्ली की शासिका, मतलब सुल्तान के रूप में ये पहले भी यही रही और अंतिम भी यही रही। इसके बाद में भी कोई नहीं बना और इसके पहले भी कोई नहीं बना। दूसरा, महिला होकर भी सुल्तान के पद की गरिमा बनाई उसने, मतलब पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया, पुरुषों जैसे वेशभूषा पहनी उसने, सेना का संचालन वो खुद ही करती थी, घुड़सवारी सीखी इसके लिए उसने। क्लियर एकदम। तो महिला होकर भी सुल्तान के पद की गरिमा बनाए। योग्य सेनापति, योग्य सेनापति, कुशल कूटनीतिज्ञ थी। क्या सबूत है प्रिया? कुशल कूटनीतिज्ञ थी। जैसे अल्तुनिया से विवाह करना। गुड। और ये एतगीन को, याकूत को ऐसे पदों पर नियुक्त कर दिया ताकि ये विरोध न कर सके। ठीक? तो ये कूटनीतिज्ञ, जैसे अल्तुनिया की नियुक्ति। अब अल्तुनिया वहां रहता दिल्ली में तो बड़ा विद्रोह करता, तो उसको दूर कर दिया, कहाँ? बठिंडा भेज दिया, तबर हिंद भेज दिया। तो ये कूटनीतिज्ञ ही हो सकते हैं। ठीक? अब हम एल्फिस्टन का एक कथन लिखेंगे। एल्फिस्टन जैसे इतिहासकार कहते हैं कि, ये क्वेश्चन बन सकता है, एल्फिस्टन जैसे इतिहासकार कहते हैं कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, यदि रजिया स्त्री न होती, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता, मुस्लिम शासकों में लिया जाता। क्लियर हो गया? रजिया सुल्तान वाला पूरा चैप्टर। 1236 से 1240 ईस्वी में उसने शासन किया। तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे एतगीन और अल्तुनी। विरोध का कारण भी था कि वो पर्दा प्रथा का उसने पालन नहीं किया। मलिक याकूत को उसने अमीर आखुर नियुक्त कर दिया था, इसके कारण भी उसका विरोध किया जा रहा था। मलिक याकूत किसको नियुक्त किया था उसने? याकूत को। मलिक याकूत को। और याकूत कहाँ का रहने वाला था? अबिसिनियाई नगर। जो विद्रोह किसने किया था 1240 ईस्वी में? तबर हिंद के सरदार अल्तुनिया द्वारा। और उसको दबाने के लिए अपनी सेना के साथ किसको साथ लेके जा रही थी? मलिक याकूत को लेके जा रही थी। लेकिन रास्ते में याकूत की हत्या कर दी गई और उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के कारण इधर जो बहराम शाह है वो खुश हुआ और उसने अपने राज्यारोहण की तैयारी कर दी। इधर रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से समझौता किया, उससे विवाह किया और दिल्ली पर चढ़ाई करने की प्लानिंग की। लेकिन रास्ते में कैथल के निकट दोनों की हत्या कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन बहराम शाह। 2-3 लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना इनके विषय में। 1240 से 1242 तक इनका शासनकाल। मुइजुद्दीन की उपाधि के साथ इसका शासनकाल 2 साल का तो शासनकाल है, लेकिन बड़ा खतरनाक। जैसे इससे पहले वाले का 1 साल का था शाह तुर्कान वाला, वैसे ही इसका शासनकाल हत्या, विश्वासघात व षड्यंत्रों का काल माना जाता है।
षड्यंत्रों का काल माना जाता है। इसके बाद में यहां एक लाइन और लिखेंगे इसमें, तुर्क सरदारों ने एक नवीन पद नाइब का सृजन किया। नाइब आज भी चल रहा है, नायब तहसीलदार। पहले क्या होता था, मलिक, अब नाइब एक नया शब्द आ गया, इसमें नया पद हो गया। क्लियर एकदम? ये क्वेश्चन बन सकता है, नाइब का जो पद है किसके समय में सृजित हुआ है? बहराम शाह के समय, बहराम शाह के समय। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद शासक अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। गिनती गिनना है इसमें, और कुछ नहीं, कोई उतना बड़ा रोल नहीं। अब हमें बड़ा शासक एक ही पढ़ना है, वो है बलवन। लेकिन 2-3 लाइन इसके विषय में भी लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं के समय में बलवन द्वारा अपनी पृष्ठभूमि तय की जाएगी। शुरुआत हो जाएगी इधर से। बलवन का जन्म हो चुका है, वो दिल्ली सल्तनत में जो तमाशे हो रहे हैं उसको वो देख रहा है और एनालिसिस कर रहा है कि यहां मुझे अपनी दाल कैसे गलाना है। वो दूर से मतलब सब कुछ नजर रखे हुए है। बलवन दिल्ली सल्तनत का ऐसा एकमात्र सुल्तान जिसने 40 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। 20 साल तक ताज के और 20 साल तक बिना ताज के, जिसे बेताज बादशाह, बिना ताज का बादशाह। किसको कहा जाता है? ये बलवन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके शासनकाल में बलवन को अमीर हाजिब नियुक्त किया गया। देखो, बलवन के बारे में हम एक अलग से पेज बना लेते हैं। गूगल पेज नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड भी नहीं है। बलवन, तो बलवन ने अपनी शक्ति का विस्तार कैसे किया? तो सबसे पहला पद अमीर ए हाजिब। हाजिब किसके समय में? क्या नाम है सुल्तान का? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय पहला पद मिला उसे अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब का पद। अब बलवन ने नासिरुद्दीन महमूद एवं उसकी मां से मिलकर मसूद शाह को, मतलब वही अलाउद्दीन मसूद शाह को सिंहासन से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया। नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया। अभी इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा बीच का समझने का रह गया। बहराम शाह वाला कौन सा पद बनाया इसने? नायब है। नायब का एक नया पद बनाया था और 1240 से 1242 तक इसने शासन किया था। और इस समय एक विरोधी था, एतगीन। पढ़ाना पढ़ने, एतगीन जो है वो रजिया का विरोध कर रहा था। तो बहराम शाह ने क्या किया था? संपूर्ण शक्ति जो है वो किसको दे दी थी? 40 दल को, तुर्कान ए चहलगामी। अब 40 सदस्य ये बराबर होते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? नायब का एक नया पद बना दिया। नायब मतलब नायब ए मुमालिक जिसे कहते हैं, नायब ए मुमालिक, नायब या नायब ए मुमालिक। तो अब क्या हो गया? एक सुल्तान का पद तो ऊंचा था ही इधर,
सुल्तान, जैसे मान के लो यहाँ पर मैं हूं, मेरा पद तो ऊंचा है, लेकिन अब मैंने ये आप लोगों में सबको इनको यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, तो ये क्या हुआ, जो तुर्क सरदार थे 40, उसमें से एक को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो इसे क्या बोला, नायब। मतलब सुल्तान के बाद यदि दूसरा कोई पद होगा तो कौन सा होगा, नायब ए मुमालिक। और ये किसको बनाया, एतगिन को। ये किसको बनाया, एतगिन को। लेकिन एक वही 40 तुर्क सरदारों में एक था, नाम क्या था उसका, बलवन, और वो सब ये देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि क्या क्या हो रहा है और मुझे कैसे प्लानिंग करना है। तो इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बना 1242 से 1246, और इसने उसे मौका दे दिया, किस पद पर नियुक्त कर दिया इसे, आमिर ए हाजिब बना दिया। अब उसने वहां से षड्यंत्र करना शुरू किया, और षड्यंत्र में शामिल किया एक तो नासिरुद्दीन महमूद को और उसकी मां को, और इन दोनों के साथ में षड्यंत्र रचा, और सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटा दिया, और किसको बनाया, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये महत्वपूर्ण शासक है, लंबा शासनकाल है इनका, 1246 से 1266, 1246 से 1266 का लंबा शासनकाल, 20 साल का शासनकाल। तो ये वही शासनकाल है जिसमें बलवन बेताज बादशाह था, बिना ताज के भी वो शासन कर रहा था। सुल्तान का पद नहीं था, लेकिन हैसियत क्या थी उसकी, सुल्तान जैसी थी, जो भी होता था वो किसकी मर्जी से, बलवन की मर्जी से होता था। तो लिखेंगे 10 जून 1246 को, 1246 को नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बना। वास्तविक सत्ता बलवन के हाथों में केंद्रित हो गई। अब उलूग खान और नायब ए मुमालिक, नायब ए मुमालिक, ये दो पद जो थे वो किसने दिए उसे, नासिरुद्दीन महमूद ने, नासिरुद्दीन महमूद ने। ये दो पद जो है अब किसने दे दिए, नासिरुद्दीन महमूद। तो देखो हो रहा है ना उसका प्रमोशन, बलवन की शक्ति बढ़ते जा रही है अब धीरे धीरे। पहले वो अमीर हाजिब था, फिर उलूग खान की उपाधि थी, और नायब ए मुमालिक। ये क्वेश्चन बना है, उलूग खान की उपाधि किसको दी गई और किसने दी गई, दोनों क्वेश्चन बने। किसकी थी, तो बलवन की थी। किसने दी गई, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन दोनों बने। इब्ने जी समझ में आ रहा है कुछ? देखो क्लास जब हमारी मिस होती है ना तो समझने में कठिनाई होती है, लेकिन कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं तो फिर समझ में आ जाता है। तो अमीर या हाजिब किसने बनाया उसे, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर या हाजिब बनाया। लेकिन ये पद प्राप्त करने से बलवन का मन नहीं भरा, और उसने नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माताजी के साथ मिलकर सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसे हटा दिया, और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। अब चूंकि ये बलवन के सहयोग से सुल्तान बना था, तो भाई स्वामी भक्ति तो बनती है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले उसे उलूग खान की उपाधि दी, और दूसरा क्या किया, उसे नायब मुमालिक, मतलब वही इनको तो हटा दिया, एतगीन को हटा दिया। जब सुल्तान ही चला गया तो उसका बासिंदा भी चला गया, एतगीन भी चला गया, और इनकी जगह उनको उठा के बैठा दिया यहाँ पे। तो कल से आप बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है मोहित जी, आपको बना देंगे। तो नायब ए मुमालिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायब ए मुमालिक बलवन को किसने बनाया, नासिरुद्दीन महमूद। अब आगे देखते हैं। बलवन की सुल्तान से अधिक निकटता के कारण
निकटता के कारण तुर्क सरदार एवं भारतीय मुसलमानों ने रायहान वकील राय के नेतृत्व में विरोध किया। ये इनका कहना था, जितने भी तुर्क सरदार थे और भारतीय मुसलमान, तो इन्होंने बोला कि तुम बलवन सर्वे सर्वा कैसे हो गया भाई? हमारे नजरों में कौन है सर्वे सर्वा? सुल्तान है, और तुम हर बात के लिए बलवन को बीच में लाते हो। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब सुल्तान और बलवन की आपस में बात हुई और क्या बोला? क्या बोलेगा सुल्तान? आप ही बनना, हाँ? बलवन को बना देते हैं। नहीं, सुल्तान बोलता है भाई अभी मामला गर्म है, जरा सा है ना, थोड़ा सा तुम भूमिगत हो जा, अभी कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ भाई, अभी तो सुल्तान बना हूं मैं, और अभी से सब विद्रोह करने लग जाएंगे तो तख्ता पलट सकता है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, और कुछ ही दिनों में जैसे ही परिस्थिति अपने पक्ष में होंगी मैं तुम्हें फिर से वही वाला पद दे दूंगा। क्लियर हो गई ये बात? क्या किसने विद्रोह किया था? रायहान वकील राय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। किसके समय में हुआ था ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में एक विद्रोह हुआ और ये घटना है 1253 की। विद्रोह किया 1253 में। परिणाम स्वरूप बलवन को नायब के पद से हटाकर हांसी भेज दिया। हांसी एक स्थान का नाम है। लेकिन 1254 में पुनः वापस आ गया। बलवन की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई, कि वह सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। तो 54 से लेकर 66 तक तो बहुत अधिक शक्तियों में वृद्धि हो गई बलवन की। अब सुल्तान को तो बलवन की जरूरत ही नहीं है। सुल्तान तो बलवन से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन बलवन चाहता था कि अब सुल्तान की क्या जरूरत है, अब तो सुल्तान के सारे काम मैं ही कर रहा हूं, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब उसको क्या करना है, कैसे भी रास्ते से हटाना है। तो साजिशें की गई। फरिश्ता तो ये बोलता है कि बलवन ने उस विष देकर उसकी हत्या कर दी थी। ये लाइन भी लिखेंगे। इतिहासकार ईसामी वो फरिश्ता के अनुसार 1266 में विष देकर सुल्तान की हत्या कर दी। बहुत शरीफ सुल्तान था। क्या खासियत पड़ी है पंकज जी, आप बताओ, आप तो हिस्ट्री वाले हैं। बड़ी अच्छी खासियत थी इनकी, आपको तो पता है। टोपी नहीं सिक्का, टोपी तो औरंगजेब सिलते थे, कुरान की नकल करके। मतलब पब्लिक से जो राजस्व आता था ना, वो अपने व्यक्तिगत खर्च पे खर्च नहीं करता था।
राजस्व का उपयोग अपने स्वयं के लिए करता था क्या? नहीं, ये अपना जीवन यापन, अपने परिवार को पालने के लिए ये कुरान की नकल करता था, उससे बेचता था, उससे जो आय प्राप्त होती थी उससे अपने लिए कपड़े, खाना वाना खरीदता था। ये बोला जाता है इसे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लिखेंगे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद कुरान की नकल कर, कुरान की नकल कर हस्तलिपियां तैयार करता था, हस्तलिपियां तैयार करता था। अब महत्वपूर्ण शासक बलवन, बलवन हम इसे 2 किस्तों में पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे और कल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं और कल इसे और डिटेल में पढ़ लेंगे। बलवन, गयासुद्दीन बलवन पूरा नाम, गयासुद्दीन बलवन, और इसका शासनकाल है 1266 से। लगभग इसने कितने वर्ष शासन किया है? 20 साल तक शासन किया है। किसके रूप में? सुल्तान के रूप में। तो 1266 से 1287 ईस्वी तक माना गया है, 87 ईस्वी तक। और बिना ताज के 20 साल, तब भी 20 साल किया उसने। मतलब जब तक ये 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद रहा, तब तक भी ये सर्वे सर्वा रहा। अब इनके पदों की बात करें, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचे? तो ये अमीर हाजिब किसने बना दिया उसे? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। और नायब मुमालिक किसने बना दिया? नासिरुद्दीन महमूद ने। तो एक और पद था इसके पास में, और वो था अमीर ए शिकार, आमिर ए शिकार। और ये पद दिया था उसे रजिया ने। ये पद किसने दिया था उसे? रजिया ने। फिर अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब ये किसने बनाया? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह ने। और नायब ए मुमालिक, नायब ए मुमालिक ये किसने बना दिया? हमने नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद ने। तो इस तरीके से उसका प्रमोशन होते गया अलग अलग सुल्तानों के समय में, अलग अलग सुल्तानों के समय में। किसी का स्पीकर ऑन है, म्यूट कर लो, ठीक। अब क्या किया उसने? महत्वपूर्ण शासक, तो 2-3 चीजें पढ़ना है इसके बारे में। एक तो है रक्त एवं लोह की नीति, और दूसरा है राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत। तो राजत्व सिद्धांत की बात करें या प्रशासनिक सुधार की बात करें, प्रशासनिक सुधार हम लिख लेते हैं इसके। तो जागीरों की जांच शुरू की तथा वापस ले ली, मतलब इक्ता प्रथा में सुधार। क्या पहला कार्य? इक्ता प्रणाली में सुधार। सुधार क्या करेंगे? बंद करवा दिया इसने। अब इसने जो जागीरें दी थी, जो इक्ता प्रदान किया हुआ था, इल्तुतमिश के समय में शुरू हुआ था, इसने क्या किया? उनकी जांच करना शुरू कर दी। भाई हमने किसको दी थी, किसके पास में है, अभी क्या चल रहा है। और जहां कोई वैलिड कारण नहीं था, उनसे वो जागीरें क्या कर ली इसने? वापस ले ली। क्लियर हो गया? पहला सुधार क्या किया? इक्ता प्रणाली की जांच करवाई या जागीरों की जांच करवाई और उसे वापस ले ली। अब दूसरा, हाँ, चालीसा दल को भंग कर दिया। चालीसा दल, अब देखा कि ये जितने, अब वो सुल्तान कैसे बना था, वो सुल्तान कैसे बना? तो उसकी एंट्री ऐसे हुई, सबसे पहले सबसे पीछे का पद दिया उसको, अमीर ए शिकार रजिया के समय में।
फिर उसने अमीर हाजिब अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में, और इस पद का उपयोग करते हुए अब उसकी बात किससे होने लग गई? सुल्तान से। अब उसने उनके विरुद्ध भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो उसको ये समझ में आया कि षड्यंत्र की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? दल चालीसा से। अब मैं रहूंगा तो मेरे विरुद्ध भी कोई षड्यंत्र कर देगा, तो इसलिए क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो तुर्कान चालीसा जो है, या तुर्कान चहलगामी दल चालीसा है, इसको समाप्त कर दिया। शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने किया? बलबन ने। ये दूसरा सुधार किया। रक्त व लोह की नीति अपनाई। रक्त व लोह की नीति अपनाई, मतलब पहचान करना है कौन अपना है कौन पराया है। कौन पराया है तो फिर उसे तबर हिंद नहीं भेजना है, उसको सीधा कहां भेज देना है? जहां से कभी वो वापस ही न आए। तो ऐसी गलती नहीं करना है जो रजिया ने की थी, ऐसी गलती नहीं करना है। तो रक्त व लोह की नीति अपने, मतलब खूब खून बहाया उसने। ठीक। ईरानी प्रथा प्रारंभ की उसने दरबार में। ईरानी प्रथा प्रारंभ की। ईरानी प्रथा प्रारंभ की, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम उसका। अब वो था तो इधर का ही, लेकिन उसने बोला कि मैं आप लोगों से सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं यहां का नहीं हूं, मैं कहां का हूं? ईरान के अफर शियाब वंशज का हूं। कहां का? ईरान का। कौन से वंश का? अफर शियाब वंश का हूं, और मैं आप लोगों से सबसे भिन्न हूं। अब उसने दरबार में नवरोज प्रथा मनाना शुरू किया। लिखेंगे ईरानी प्रथा में नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। सिजदा और पैबोज, सिजदा और पैबोज प्रथा की शुरुआत की। सिजदा और पैबोज। सिजदा क्या होता है? सर झुकाना। और पैबोज क्या होता है? घुटने के बल। घुटने के बल। घुटने के बल। भाई जैसे ही आप दरबार में जाते हो तो सबसे पहले सजदा करना है। सजदा का मतलब होता है प्रिय घुटने के बल। घुटने के बल। सजदा का मतलब क्या होता है? घुटने के बल बैठ जाना। और पैबोज मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना, जैसे हम पैर पड़ते हैं, तो उस तरीके से प्रथा उन्होंने शुरू की। अब जो तुर्कान चहलगामी जो सुल्तान को पलटने की भी हिम्मत रखते थे, बदलने की सत्ता परिवर्तन की क्षमता रखते थे, अब उसको क्या कर दिया उसने? बोला तुम घुटने के बल बैठो, और जब मैं दिखूं तो मेरे पैर पड़ो यहां पर। ये उसने परंपरा शुरू कर दी। क्लियर हो गई ना? सिजदा और पैबोज प्रथा की उसने शुरुआत की। फिर फारसी पद्धति से अपने पुत्रों के नाम रखे। अपने पुत्रों के नाम फारसी पद्धति पर रखे, जैसे कैकुबाद, कै खुसरो, कै खुसरो, क्यूमर्स। अपने नाती पोतों के नाम उसने ऐसे रखे, क्योंकि उसने क्या बोला था? मैं यहां का नहीं हूं, मैं कहां का हूं? ईरान का हूं, और अफर शियाब वंशज का हूं। तो उन्होंने वैसे ही नाम रखना भी शुरू कर दिया। अब उसने सैन्य विभाग का गठन किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, नायब मुमालिक का पद किसके समय में सृजन हुआ? तो वैसे दीवान ए अर्ज, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज नामक विभाग का गठन किया। ये सैन्य विभाग होता था, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया। अयोग्य, अयोग्य, अब सेना में क्या किया उसने? अयोग्य व
वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया, पेंशन देकर मुक्त कर दिया। हमारे यहाँ अभी जैसा नहीं, अभी तो उम्र बढ़ाने की बात चलती, पहले 60 वर्ष से रिटायरमेंट की उम्र थी, अब 62 वर्ष कर दी और 65 वर्ष का चल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितने भी अयोग्य थे, वृद्ध थे, उनको तुरंत ही रिटायरमेंट दे दिया और घर भेज दिया। गुप्तचर विभाग का गठन किया, गुप्तचर विभाग का गठन किया, गुप्तचर विभाग का गठन किया। ठीक, अब 2 मिनट में हम राजत्व सिद्धांत पढ़ते हैं। राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत। इसमें लिखेंगे क्या था। राजत्व सिद्धांत में सबसे पहला है नियमते खुदाई, नियमते खुदाई, नियमते खुदाई। राजत्व सिद्धांत, नियमते खुदाई। क्या मतलब है इसका, नियमते खुदाई का मतलब कोई बता सकता है क्या? नियमते खुदाई मतलब गुड। राजा जो है, सुल्तान जो है, हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। सुल्तान वही बनेगा जो ईश्वर चाहेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा। मतलब राजा कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। भाई ईश्वर तो हर जगह नहीं जा सकता शासन करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, और वो कौन है? सुल्तान है। मतलब मैं जो आज्ञा दे रहा हूं वो मेरी आज्ञा नहीं, किसकी है? ईश्वर की है। नियमत ये खुदाई, नियमत ये खुदाई। सुल्तान को निरंकुश शासन करना चाहिए, निरंकुश शासन करना चाहिए। नियमते खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, निरंकुश शासन करना चाहिए। कार्य में न्याय संगत की प्रधानता, भव्य दरबार व दिखावटी मान मर्यादा, भव्य दरबार व दिखावटी मान मर्यादा। बलवन ने सिक्कों पर खलीफा का नाम, फोटो व कलमा खुदवाया, वह कलमा खुदवाया, कलमा खुदवाया। अब पैराग्राफ बदल देंगे। 1285 में मंगोल नेता तगर ने पंजाब पर आक्रमण किया। जिसे दबाने के लिए, जिसे दबाने के लिए सुल्तान ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को भेजा। मोहम्मद को भेजा, लेकिन वह मारा गया, मारा गया। इसी सदमे में 1286 में बलवन की मृत्यु हो गई। लेकिन 1285 से 1286 के बीच में सदमे में रहा, वो बीमार रहा, सोचता रहा अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि सबसे योग्य था वो, उसी के ऊपर भरोसा था। एक और पुत्र था उसका, बोगरा खान।
अब उसने बोला कि भाई मेरे बाद में, अब मैं तो जाने ही वाला हूं, तो मेरे बाद में बोगरा खान जो होगा वो दिल्ली का सुल्तान बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि उसने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? बोगरा खान को। तो बलबन ने मृत्यु से पूर्व बोगरा खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन बोगरा खान की अनिच्छा के कारण पौत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया। कै खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस प्रकार बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद और क्यूमर्स द्वारा 1290 ईस्वी तक शासन किया। (1290) में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कल का जो वीडियो होगा हमारा खिलजी वंश से संबंधित होगा, और हम ये जो बलबन का राजस्व सिद्धांत है इसका रिवीजन भी कल हम करेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।